Friends, accounting standard 13, that is investment. ग्रुप 1 में सीए इंटरमीडिएट में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी सिलेबस में है, चैप्टर भी सिलेबस में है। एक बार प्रैक्टिकल चैप्टर अच्छी तरीके से कर लोगे तो एएस समझना इजी रहेगा। इन्वेस्टमेंट चैप्टर आपको टीवाई बीकॉम में भी यूजफुल रहेगा। लेट मी सी, 20 मार्क का क्वेश्चन बीकॉम में भी पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज द स्टॉक। जो चीज आपने बेचने के लिए लिया हुआ है वो आप स्टॉक में दिखाते हो, हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड ऐसा आप लिखते हो। लेकिन जो चीज आपने उसमें से इनकम अर्न करने के लिए लिया है, शेयर लिया है, डिवेंचर लिया है, उसमें से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न करते हैं, प्रॉपर्टी परचेस किया है, वो हम रेंट पे देते हैं। फॉर द अर्निंग हेल्ड बाय एंटरप्राइज, पर्पस क्या है? फॉर द अर्निंग द इनकम, मे बी इंटरेस्ट, मे बी डिविडेंड, मे बी रेंट। असेट हेल्ड किया है, उसमें से इनकम अर्न करने के लिए किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट है। दूसरा पर्पस, कई बार इनकम अर्न करना नहीं होता तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। आप लैंड परचेस करके रख देते हो, लैंड में जनरली रेंट पे नहीं देते, लेकिन उसका वैल्यू इंक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट के दो पर्पस है, फर्स्ट दैट इज द अर्निंग द इनकम एंड सेकंड दैट इज द कैपिटल अप्रिसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के मुताबिक इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स है। फर्स्ट है दैट इज द करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड है दैट इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर एज 13, करंट इन्वेस्टमेंट जो रियलाइजेबल फॉर सेल के लिए आप रखते हो, करंट है वो रेडी टू रियलाइज है, बेचने के लिए आपने रखा है। लॉन्ग टर्म संभालने के लिए, फ्यूचर के लिए रखा है आपने। करंट इन्वेस्टमेंट का रिकॉग्निशन यानी बुक पे कैसे दिखाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुक पे कैसे दिखाना है। फ्रेंड्स, करंट है या लॉन्ग टर्म है, दोनों इन्वेस्टमेंट इनिशियली यानी जब परचेस किया तब कॉस्ट से ही दिखाना है, जब परचेस किया तब कॉस्ट से ही दिखाना है। बाद में एवरी ईयर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन स्टॉक की तरफ कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक भी करंट, स्टॉक करंट असेट ही है, स्टॉक जैसे करंट असेट है तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट व्हिचएवर इज लेस। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशियली तो कॉस्ट से ही रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन एवरी ईयर सब्सिक्वेंटली कॉस्ट माइनस प्रोविजंस अदर देन टेम्पररी। 1 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट लिया था, परमानेंट ड्यू टू क्राइसिस इन द फाइनेंस मार्केट 20,000 परमानेंट रिडक्शन हो गया है, तो 1 लाख से नहीं दिखाना है, 80,000 से दिखाना है। लेकिन कोई टेम्पररी सिचुएशन की वजह से रिड्यूस हुआ है तो वो प्रोविजन यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, कॉस्ट माइनस परमानेंट रिडक्शन, परमानेंट वैल्यू जो डिक्रीज हुई है वो लेस करके बाद में हमें दिखाना है। टेम्पररी रिडक्शन यहाँ पे हमें लेस नहीं करना है। हमारे इस चैप्टर के लिए यह बाइफर्केशन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। सबसे पहले इनकम बेस कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इनकम बेस फिक्स्ड इनकम बियरिंग एंड वेरिएबल इनकम बियरिंग। फिक्स इनकम बियरिंग में आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिवेंचर एक्सेट्रा। बॉन्ड का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट बोथ विल बी फिक्स्ड। रेट एंड डेट ऑफ इनकम बोथ फिक्स्ड, दैट इज द फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज।
बट वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी शेयर, डिविडेंड कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ मालूम नहीं है। वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, जब हम फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी से क्वेश्चन करेंगे तो 3 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट एंड अक्रूड इंटरेस्ट। एग्जांपल हम समझेंगे, कोई कंपनी है एवरी ईयर डिबेंचर का इंटरेस्ट 31 दिसंबर को पे कर रही है। ए ने बी को डिबेंचर 1 दिसंबर को सेल किया है। यहाँ पे नेक्स्ट 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ए को या बी को? ऑब्वियसली बी को। 31 दिसंबर के दिन जिसके पास डिबेंचर पड़े हैं उसको इंटरेस्ट मिलेगा। पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट बी को मिलेगा। तो क्या बी को के पास पूरे 12 मंथ के इंटरेस्ट का राइट है? नहीं है, उसने तो एक ही मंथ हेल्ड किया है। 11 मंथ तो ए के पास था। ए का राइट 11 मंथ का, बी का राइट 1 मंथ का, लेकिन 31 दिसंबर को पूरा बी के पॉकेट में आएगा। ए छोड़ेगा नहीं। 1 दिसंबर जब डिबेंचर बेचेगा ना तब उसको बोलेगा चल भाई 11 मंथ का इंटरेस्ट निकाल, तुझे नेक्स्ट मंथ को पूरे 12 मंथ का मिलना है, तेरा राइट तो एक ही मंथ का है। 11 मंथ का इंटरेस्ट परचेजर सेलर को पे करेगा एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जो अमाउंट फिक्स किया है उसमें इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगा तो वो एक्स इंटरेस्ट होगा। एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पेड इन एडिशन ऑफ द प्राइस। 1 लाख का डिबेंचर बी 110 रुपए में यानी 1,10,000 में ले रहा है, उसके उपरांत इंटरेस्ट दे रहा है 11 मंथ का, तो ट्रांजैक्शन हुआ एक्स इंटरेस्ट। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में आपकी कॉस्ट है, जो दिया अमाउंट है वही कॉस्ट हो जाएगा। समझ लो, मैं एग्जांपल सिर्फ ले रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट 1,10,000, इंटरेस्ट सेपरेटली दिया हुआ है तो इंटरेस्ट सेपरेटली फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 10,000। इंटरेस्ट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 1,10,000, 1,20,000 सॉरी, पेमेंट हुआ है 1,20,000, लेकिन आपको बोला था 1 लाख एट द रेट ऑफ 110, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, तो 110 given, that is the cost of investment, that is the cost of investment। टोटल पेमेंट फाइंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, ये एक्स इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस का पार्ट है, वही आपका इंटरेस्ट है। 1,10,000 में दिया था और 10,000 इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट 1 लाख हो जाएगा, इंटरेस्ट डेबिट 10,000 एंड टू बैंक 1,10,000 हो जाएगा। आपको दिया था 1 लाख के डिवेंचर 8 रुपीज 1,10,000 में बेचा, एक्स इंटरेस्ट है तो कॉस्ट 1,10,000, इंटरेस्ट अलग से लिखना है। कम इंटरेस्ट है तो 1,10,000 में से 10,000 लेस करना है, तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो जाएगा सिर्फ 1 लाख। कम इंटरेस्ट में कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो प्राइस दिया है उसमें इंटरेस्ट लेस करो। एक्स इंटरेस्ट में टोटल पेमेंट फाइंड करने के लिए जो कॉस्ट दिया है उसमें इंटरेस्ट ऐड करो। एक्स इंटरेस्ट में दिया है वो कॉस्ट ही है। ये बात हुई कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज द अक्रूड इंटरेस्ट? मैं ऑलवेज मजाक में बोलता हूं डिफरेंस ऑफ द अक्रूड एंड ड्यू। एंगेजमेंट है वो अक्रूड है, आपका है आपके पास नहीं है। ड्यू है वो मैरिज है, आपका है आपके पास है, राइट टू रिसीव अराइज है। यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट कब अप्लाई होगा वो तो समझो। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, अकाउंट क्लोज 31 मार्च को हो रहा है,
बी को लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला हुआ होगा और 31 मार्च को जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तब 3 मंथ का इंटरेस्ट बी का अक्रूड माना जाएगा। मिला कब है? 31 दिसंबर। अकाउंट कब क्लोज कर रहे हो? 31 मार्च। अक्रूड इंटरेस्ट में क्या होगा? ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट तक का इंटरेस्ट। लास्ट ड्यू डेट लेना है। लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर एंड अकाउंट क्लोजिंग 31 मार्च। उस 3 मंथ का, उस पीरियड का इंटरेस्ट है वो अक्रूड इंटरेस्ट माना जाएगा। तो ईयर एंड पर वो इनकम बुक करना है। आपका कंसेप्ट अक्रूवल का क्या बोल रहा है? जिस पीरियड का इनकम है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च का इंटरेस्ट उसी पीरियड में लिखने के लिए आपने इनकम बुक किया टू इंटरेस्ट टू पीएनएल, अक्रूवल इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट और पीएनएल। नेक्स्ट ईयर में पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट आएगा तो 3 मंथ का पहले कम करना है। कम कैसे होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूवड इंटरेस्ट। एंड में इनकम बुक किया और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में एक्सपेंस बुक कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर में 12 मंथ का आएगा, 3 मंथ का लेस हो जाएगा, 9 मंथ ही बचेगा। अगेन 3 मंथ का अक्रूवड आ सकता है, बेचा नहीं है तो यहाँ पे फिक्स इनकम बियरिंग में कंसेप्ट है कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट एंड अक्रूवड इंटरेस्ट। वेरिएबल बियरिंग में राइट शेयर एंड बोनस शेयर का कंसेप्ट डिटेल में देखना है। फिर इक्वेशन डिविडेंड का कंसेप्ट भी डिटेल में देखना है। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में वेरिएबल इनकम बियरिंग के क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेट मी सी, वेरिएबल इनकम बियरिंग उसका मतलब शेयर। हम इक्विटी शेयर जब परचेस करते हैं तो हमें डिविडेंड कब मिलेगा, कितना मिलेगा वो मालूम नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर ट्रांजैक्शन का जब क्वेश्चन करेंगे तब कौन से कंसेप्ट आएंगे? सबसे पहले बोनस शेयर आएगा। मेरे पास 1 लाख फेस वैल्यू का परचेस किया हुआ 1,20,000 कॉस्ट वाले शेयर पड़े हुए हैं। फेस वैल्यू है 1 लाख, परचेस कॉस्ट है 120। तो मुझे फ्री ऑफ विदाउट कंसिडरेशन एग्जिस्टिंग होल्डर को शेयर दिए गए हैं, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर फ्री ऑफ में मिले हैं, 1:1 में मिले हैं। 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू के बोनस शेयर मिले। अभी ये 1,20,000 कॉस्ट है, वो 1 लाख फेस वैल्यू की नहीं है, 2 लाख की है। 120 एंड 2 लाख, इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। इसमें से हम जितना सेल करेंगे, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट फाइंड करने के लिए 2 लाख का 220, तो हमने 40,000 कॉस्ट का सेल किया है, 40,000 फेस वैल्यू का सेल किया है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। सेल माइनस कॉस्ट विल बी प्रॉफिट। एवरेज कॉस्ट 1 लाख का एग्जिस्टिंग था, 1 लाख फ्री में मिला, 2 लाख का कॉस्ट हो गया 120। ये बात हुई बोनस शेयर की। राइट से एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को सिर्फ आप दे रहे हो, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में दे रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं राइट शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने ए को राइट दिया था। ए के पास 2 ऑप्शन है, अपने आप परचेस कर ले तो एक्चुअल परचेस प्राइस वो कॉस्ट हो जाएगी। ए बोलेगा एक्स लिमिटेड को मेरे पास पैसे नहीं है, एक्स लिमिटेड बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप और किसी को रिनाउंस कर दो, उसको बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ शेयर्स। रिनाउंसमेंट में ए ने बी को दे दिया, बी ने पर से कुछ पेमेंट किया, ए को जितना मनी मिला उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। पीएनएल में ए की इनकम हो जाएगी। रिनाउंस यानी और किसी को शेयर परचेस का राइट दिया है। और बी की कॉस्ट क्या होगी? जितना ए को पे किया प्लस एक्स लिमिटेड को पे किया, दोनों का टोटल वो बी की कॉस्ट हो जाएगी। राइट के बाद डिविडेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट डिविडेंड। फ्रेंड्स, 31 मार्च 22 में यह खत्म हो रहा है, उसका डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा? 30 सितंबर 22 के पहले, यानी इन शॉर्ट सितंबर में।
सितंबर में एजीएम में जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, कौन से ईयर का होगा? मार्च 22 के ईयर का, 21-22 के ईयर का, 6 महीने के बाद, विद इन 6 मंथ डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो इन बिटवीन समझो ए ने बी को 1 जुलाई को से बेच दिया, तो 30 सितंबर को जो डिविडेंड मिलेगा वो बी को मिलेगा। लेकिन बी के पास 21-22 में शेयर नहीं थे, वो डिविडेंड उसका है नहीं, उसको मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो परचेज कॉस्ट में से रिड्यूस किया जाएगा। 31 मार्च 22 ईयर में बी के पास वो शेयर नहीं थे, सितंबर में बी के पास थे, सितंबर में 21-22 का डिविडेंड बी को दिया गया। तो बी क्या करेगा? अपनी परचेज कॉस्ट में से डिविडेंड लेस कर देगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, उसका मतलब हमने एक्वायर किया, उसके पहले के पीरियड का डिविडेंड हमें मिल रहा है, तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस करेगा। लेकिन 22 में उसके पास और कोई शेयर पड़े हुए थे, उसका डिविडेंड मिलेगा तो वो पीएनएल में जाएगा। नया परचेस है, उसका डिविडेंड प्री एक्विजिशन है, कॉस्ट रिड्यूस करेगा। उसके पहले ओपनिंग बैलेंस में पड़े हुए शेयर थे, उसका डिविडेंड है, तो वो पीएनएल में जाएगा। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो, रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, बुक सामने रख के पढ़िए, हर एक इलस्ट्रेशन हम काउंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।